नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पे हम लोग बीपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब तक हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा के पिछले 5 साल के सवाल देख चुके हैं। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से जो मेन टॉपिक्स हैं, जिससे सवाल आते हैं बीपीएससी में, उनको डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक्स जो है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे सवाल आते हैं और जो सिलेबस में है। तो आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें ये टॉपिक है पहले तो कि एलपीपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना। फिर आपका है कन्वेक्स सेट और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में कुछ थ्योरम कुछ है। फिर सिंप्लेक्स मेथड है जिससे कि सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली सवाल आता है। फिर डीजेनरेसी और सेंसिटिविटी एनालिसिस है, ठीक है। इसमें सवाल आते नहीं है पर सिलेबस में है, ठीक है। इसको भी देखेंगे लेकिन सबसे आखिरी में। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इससे फ्रिक्वेंटली सवाल आते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम सिलेबस में है पर सवाल इसमें 5-6 साल में नहीं आया है, पिछले 5-6 साल में, इसलिए इसको भी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये टॉपिक और ये टॉपिक हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ये वर्ल्ड वार 2 के समय में आया था लाइट में। एलपीपी का हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ कुछ कंस्ट्रेंट है और कुछ हम लोग को ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास इतना ही पैसा है और मान लीजिए कोई चीज भी खरीदना है, आपको 3-4 आइटम्स खरीदने हैं और पैसा उतना ही है, हर आइटम का आपको पता है इतना रुपया हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कैसे आइटम खरीद सके, उस तरह के प्रॉब्लम्स को अगर सोल्व करना हो तो एलपीपी का यूज करते हैं। वर्ल्ड वार के टाइम में एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि कम से कम खर्च में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वूड या बॉम्ब वगैरह कैसे हो, उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या फिर बॉम्बिंग, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होगा अगर बॉम्बिंग करेंगे, तो फूड सप्लाई, कौन सा फूड कितना अमाउंट में सप्लाई करें कि बेस्ट होगा, कम कम से कम खर्च में निपट जाए। बाद में हम लोग इसको देखते हैं कि आज के समय में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। इतना पैसा है, इतना रॉ मटेरियल है, इतना दूरी पे ये सब है, सब चीजों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलपीपी का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एलपीपी कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 2 पार्ट होता है। एक तो होता है ऑप्टिम, यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कुछ मैक्सिमाइज या कुछ मिनिमाइज करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा तो उसको मैक्सिमाइज करना होगा। मान लीजिए कुछ नुकसान हो रहा होगा तो मिनिमाइज करना है नुकसान। इस तरह के ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट यानी कि आपको, जैसे कि पैसे का कंस्ट्रेंट हो गया, इतना सामान खरीदना है पर पैसा इतना ही है, तो पैसा वहां पे मान लीजिए 1000 रुपया है तो कंस्ट्रेंट हो गया कि टोटल खर्च 1000 से कम होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि आप उस सामान का 10 ही सामान खरीद सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट हो गया कि वो आप 10 से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं, उतना ही पैसा और 10 से कम भी होना चाहिए। इस तरह का ये सब कॉन्स्टेंट हो गया, इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्किंग रूल ऑफ एलपीपी क्या है। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड डिनोट देम बाय x1 x2 x3। इस तरह से जितने भी वेरिएबल, अब क्वेश्चन के अनुसार कितना वेरिएबल होगा वो आपको लेना है। फिर उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे कि कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम में मान लीजिए कि आपको उसको एलपीपी में कन्वर्ट करना है, तो पहले जो भी वेरिएबल है उसको आप ले लीजिए, x1 x2 x3 जितने भी वेरिएबल पॉसिबल वेरिएबल्स हो सकते हैं। फिर आप ले लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसको पहले पता कर लीजिए कि आपको क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या लॉस को मिनिमाइज करना है या प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है। उस तरह से अपना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं। फिर जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिर जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो सब आप देख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल 1 है, इसमें है कि मैं पढ़ देता हूँ अगर दिख नहीं रहा हो तो। गोल्ड स्मिथ मैन्युफैक्चर्स नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, द टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स दैट ही कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि गोल्ड स्मिथ है
नेकलेस और ब्रेसलेट बनाता है और एक दिन में वो 24 से ज्यादा ब्रेसलेट और नेकलेस नहीं बना सकता है। फिर है इट टेक्स 1 hour टू मेक अ ब्रेसलेट एंड हाफ hour टू मेक अ नेकलेस। ठीक है, इट इज एज्यूम दैट ही कैन वर्क फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 16 hour। ठीक है, तो 16 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। दो कांस्टेंट यहाँ से मिल चुके हैं कि 24 से ज्यादा नेकलेस और ब्रेसलेट मिला के नहीं बना सकता और 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, फर्दर द प्रॉफिट ऑन ब्रेसलेट इज 300 रुपी। ब्रेसलेट पे 300 रुपया फायदा है एंड द प्रॉफिट ऑन नेकलेस इज 100 रुपी। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एलपीपी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले उसमें हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल आप ले लीजिए, आपका क्या क्या वेरिएबल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमाइज क्या करना है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, द प्रॉफिट ऑन ब्रेसलेट इज 300 एंड प्रॉफिट ऑफ नेकलेस इज 100 रुपी। ठीक है, यानी कि ब्रेसलेट पे 300 रुपये का फायदा होता है और एक नेकलेस पे 100 रुपये का। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे नेकलेस X1 नेकलेस और ब्रेसलेट X2 ब्रेसलेट बनाता है। ठीक है, लेट X1 नेकलेस एंड X2 ब्रेसलेट पर डे प्रिपेयर। ठीक है, अगर X1 नेकलेस और X2 ब्रेसलेट बनाता है तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा। देखिए, नेकलेस पे 100 रुपया का फायदा है और ब्रेसलेट पे 300 रुपया का फायदा है। यहाँ से हमारा जेड आप देख सकते हैं कि जेड 100 X1 प्लस 300 X2 हो गया। यहाँ पे हम लोग को जेड पता चल गया, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि ज्यादा से ज्यादा दिन भर में एक दिन में 24 मतलब 24 पीस ही बना सकता है ये नेकलेस और ब्रेसलेट मिलाकर। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया है कि नेकलेस है X1 और ब्रेसलेट है X2, तो X1 प्लस X2 24 से कम होना चाहिए, यानी कि X1 प्लस X2 ये देखिए लेस देन इक्वल्स टू 24। और एक और कंस्ट्रेंट है कि दिन भर में 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता है गोल्ड स्मिथ। ठीक है, और फिर उसमें ये भी दिया हुआ है कि नेकलेस बनाने में, यहाँ पे देखिए, नेकलेस बनाने में 1/2 आवर लगता है और ब्रेसलेट बनाने में 1 आवर। X1 नेकलेस यानी X1/2 आवर प्लस X2 नेकलेस मतलब X2 into 1 यानी X2 आवर, मतलब X1 नेकलेस और X2 ब्रेसलेट बनाता है तो इतना समय लगता है। इतना समय 16 आवर से कम ही होना चाहिए क्योंकि 16 घंटे से कम ही वो काम कर, 16 घंटे मैक्सिमम काम कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहाँ से ये अपना सवाल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से फाइनली, our LPP will be maximize Z subject to constraint X1 plus X2 should be less than equals to 24, X1/2 plus X2 should be less than equals to 16। एक और कंस्ट्रेंट है इसका मतलब 32, ये देखते हैं क्या। यहाँ तो दो ही कंस्ट्रेंट है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको हटा लीजिए। अच्छा, ये यहाँ से है X1/2 प्लस X2 लेस देन इक्वल्स टू 16 को इस तरह से भी लिख सकते हैं X1+2 X2 लेस देन इक्वल्स टू 32। ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट ये, एक कांस्टेंट ये, दो कांस्टेंट। अब देख लीजिए एक और बात, X1 मोर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और X2 भी मोर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने लायक। क्यों? क्योंकि X1 क्या है, नंबर ऑफ ब्रेसलेट। देख लेते हैं क्या है X1 है नंबर ऑफ नेकलेस और X2 है नंबर ऑफ ब्रेसलेट। अब 0 से कम तो हो नहीं सकता ये सब, तो ये भी एक कांस्टेंट है, X1 मोर देन इक्वल्स टू 0, X2 मोर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, the objective of a diet problem is to ascertain the quantities of certain foods that should be eaten to meet certain nutritional requirement at a minimum cost। ठीक है, मिनिमाइज क्या करना है, कॉस्ट। यहाँ से पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, the consideration is limited to milk, green vegetables, eggs and to vitamins A, B, C। ठीक है, the number of milligrams of each these vitamins contained within each
unit of a food and their daily minimum requirement along with the cost of each food is given in the table below। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये विटामिन है। इसमें ये है कि लीटर ऑफ मिल्क दिया हुआ है और मिनिमम इधर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो ए विटामिन है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है 1 मिलीग्राम। बी जो विटामिन है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 mg। और जो अपना विटामिन सी है उसका मिनिमम कितना है 10 mg। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि मिल्क को हम लोग x1 लीटर मिल्क, x2 किलोग्राम वेजिटेबल और एक x3 पीस है, क्या है देख लेते हैं, डजन है। ठीक है, x3 डजन एग हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिल्क है 20 रुपए पर लीटर, वेजिटेबल है 10 रुपए पर किलोग्राम और एग है 8 रुपए पर डजन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 20 कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। कंस्ट्रेंट क्या है अपना, ठीक है, कंस्ट्रेंट है कि ए जो विटामिन ए है कम से कम 1 मिलीग्राम मिलना चाहिए। अब यहाँ से देखिए इसमें बोल रहा है कि 1 लीटर दूध में 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 1 किलोग्राम वेजिटेबल में भी 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 1 डजन एग में 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ले लिए हैं कि x1 यूनिट मिल्क, x2 यूनिट वेजिटेबल, x3 यूनिट एग, तो टोटल विटामिन ए कितना हो जाएगा x1, अब देख लीजिए एक बार फिर से, ये है 1 1 10। ठीक है, यानी 1 लीटर में 1 तो x1 लीटर में x1 यूनिट, x2 किलोग्राम वेजिटेबल में x2। अब 1 डजन एग में 10 यूनिट विटामिन ए है तो x3 डजन में 10 x3 हो जाएगा। वो इस तरह से यहाँ पे है दिया हुआ। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, ये मोर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 मिलीग्राम कम से कम विटामिन ए रिक्वायर्ड है। वैसे ही देख लीजिए विटामिन बी वाला कंस्ट्रेंट, अगर 1 लीटर ऑफ मिल्क में 1 लीटर मिल्क में 100 यूनिट विटामिन ए है और 1 किलोग्राम सब्जी में 10 यूनिट विटामिन ए है, 1 डजन एग में 10 यूनिट विटामिन बी है। ठीक है, अब इसका x1 अमाउंट लिए हैं, इसका x2 और इसका x3, अब मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 50 मिलीग्राम। क्योंकि यहाँ देखिए मोर देन क्यों हो रहा है ये पहले समझ लेते हैं। मोर देन इक्वल टू क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है कि इससे 50 मिलीग्राम से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए x1 x2 और x3 अमाउंट ऑफ मिल्क वेजिटेबल और एग लेने के बाद। ठीक है, वैसे ही तीसरा कांस्टेंट है 10x1 प्लस 100x2 प्लस 10x3 मोर देन इक्वल्स टू 10। फाइनली x1 x2 और x3 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। इस तरह से अपना एलपीपी तैयार। अब ये तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल देख लीजिए, इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसका सॉल्यूशन इधर है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर इधर इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया, सोल्व कर दिया है, इसको एलपीपी में फॉर्मुलेट कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी तरह एक और सवाल है आप लोगों के लिए, इसे आप कीजिए एग्जाम्पल 5। इसमें देख लीजिए क्या क्या है, इसका सॉल्यूशन इधर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड से एलपीपी को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन में कोई भी इनइक्वलिटी है, जैसे ये है ये है ये है ये किस वाले पोर्शन को दिखा रहा है ये पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कि ये वाला जो इधर लाइन होगा वो हो जाएगा, कोई भी इनइक्वलिटी को आपको पहले चेक करना होगा कौन सा रीजन होगा, तो पहले उसको इक्वलिटी में बदल दीजिए, इक्वेशन में बदल दीजिए। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ये लाइन मान लेते हैं, ये हो जाएगा 0 5 पॉइंट और ये 5 0 पॉइंट। ठीक है,
अब इसमें हम लोग चेक करते हैं क्या ओरिजिन ये एक तरह से एक रीजन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या है, एक रीजन है, ये लाइन नहीं है, एक रीजन है, एरिया है। कौन सा एरिया है, लाइन के इस तरफ का एरिया है या इस तरफ का एरिया है। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे क्या 0 0 पॉइंट इस एरिया में आता है, तो x और y के जगह पे 0 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रख लीजिए x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आता है कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 0 0 इस वाले इन इक्वलिटी के रीजन में आएगा। 0 0 कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि ये वाला इनइक्वलिटी इस वाले रीजन को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x मोर देन 0, y मोर देन इक्वल्स टू 0 है, तब यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वाले रीजन को ये वाला इनइक्वलिटी दर्शाता है। वैसे ही अगर इस वाले को देख लेते हैं, इधर है x एक्सिस, इधर है y एक्सिस। ठीक है, 4x प्लस वाई, पहले इसको एक लाइन में सीधे सीधे इक्वेशन में इसको लिख लेंगे, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा, x बराबर 1 0 और y बराबर, और कौन सा पॉइंट हो सकता है, 0 4 हो सकता है, तो 0 4 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब ये लाइन बना लेंगे। अब ये जो इनइक्वलिटी है, या तो इस लाइन के इस तरफ वाले रीजन को डिनोट करेगा या फिर इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें चेक करने का वही तरीका है, x बराबर 0 और y बराबर भी 0 रख लेते हैं, तो 4 0 4 इंटू 0 0, y का 0 मोर देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आ रहा है 0 प्लस 0 मोर देन इक्वल्स टू 4, यह स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 0 0 इस वाले इन इक्वलिटी से जो रीजन बन रहा है उसमें 0 0 नहीं होगा, यानी 0 0 नहीं होगा। 0 0 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये इस लाइन के इस तरफ वाला रीजन, अब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ तो हालांकि लिमिटेड कलर किया हुआ है, लेकिन इस तरफ लाइन के इस तरफ वाला रीजन, सारा रीजन हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, वैसे ही इस वाले लाइन का क्या रीजन होगा, पहले लाइन निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या 0 0 इस वाले रीजन में बिलोंग करता है कि नहीं। तो इसमें x के जगह पे 0, फिर y के जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 मोर देन इक्वल्स टू 5। 0 मोर देन इक्वल्स टू 5 नहीं होता, यानी कि 0 इस वाले रीजन में नहीं है, यानी कि 0 किधर है, इधर, यानी कि ये 0 तरफ वाला रीजन नहीं है, ये वाला रीजन होगा। ठीक है, वैसे ही आप ले लीजिए x लेस देन इक्वल्स टू 4 है मान लीजिए, तो पहले x बराबर 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये वाला लाइन है x बराबर 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये कौन सा x लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तब ये अब लाइन के चाहे तो इस तरफ वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर इस वाले रीजन को। इसमें x और y के जगह पे 0 रख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ओरिजिन क्या इसके, इस ये जो इनइक्वलिटी है इसके रीजन में ओरिजिन होगा क्या, ओरिजिन का क्या होता है, x 0 y 0, तो x की जगह पे 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 4 से छोटा है। ठीक बात है, यानी कि इस तरफ वाले रीजन को ये डिनोट करेगा, ये इनफाइनाइट तक ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा इनइक्वलिटी किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इन सब को मिला देने के बाद, ये तो हम लोग एक एक इनइक्वलिटी का हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब सब अगर एक साथ कंसीडर करें तो हमारे पास ये मिल जाता है, ये वाला लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये है x लेस देन इक्वल्स टू 4, ये है y लेस देन इक्वल्स टू 3, और कौन कौन सा लाइन था, 4x प्लस वाई मोर देन इक्वल्स टू 4, ये है 4x प्लस वाई मोर देन इक्वल्स टू 4, और ये है x प्लस 5y मोर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसको किस तरह से करेंगे, y लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि इस लाइन के इस तरफ वाला रीजन। ठीक है, अब x लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि इस तरफ वाला रीजन के बारे में बोल रहा है, इस लाइन के इस तरफ होना चाहिए वो रीजन। ठीक है, अब ये बोल रहा है x प्लस 5y मोर देन इक्वल्स टू 5, सीधे सीधे चेक करते हैं कि 0 0 क्या इसमें होगा, नहीं, यानी कि इस लाइन के 0 तरफ नहीं, 0 से अवे फ्रॉम, अभी तक हमारे पास ये वाला रीजन हम लोग को कंसीडर करना है। ठीक है,
अब फिर ये वाला लाइन का देख लेते हैं, ये कौन सा लाइन है, 4x प्लस वाई मोर देन इक्वल्स टू 4। अब इसमें भी देख लेंगे क्या 0 0 इस रीजन में है तो नहीं है, यानी कि इस लाइन, ये लाइन के जीरो तरफ वाला नहीं, जीरो के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो रीजन होगा उसको ये रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही ये वाला लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये इस तरफ वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कॉमन रीजन हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, ये कलर्ड रीजन हमारे पास यही कॉमन रीजन है, जिसमें कि कोई भी एक्स वाई का वैल्यू आप ले लेंगे तो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा फिजिबल रीजन, ठीक, ये रीजन है हमारा। ये जो बोल रहा था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेट ऑफ गिवन इक्वलिटी, जो ये सब, ये जितना भी इन इक्वलिटी है ये सब मिला के जो रीजन बनाता है वो है ये वाला रीजन जो कलर्ड है रेड कलर से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये है हमारे पास फिर सवाल कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है, 1 2 3, और इसका मतलब होता है x मोर देन इक्वल्स टू 0, y मोर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। पहला जो इनइक्वलिटी है ये है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 मोर देन 1, अच्छा सॉरी, ये है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब बोल रहा है कि x प्लस वाई मोर देन 1, x प्लस वाई मोर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि इससे इस तरफ वाला रीजन, ठीक है। अब इधर एक इसको इनइक्वलिटी को इस तरह से हम लोगों ने देख लीजिए कर दिया है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 लेस देन इक्वल्स टू 12, यानी कि इससे इस तरफ वाले रीजन का बात कर रहा है इस लाइन से, ठीक है। अभी ये वाला रीजन भी है, लेकिन ये वाला रीजन अभी खत्म होगा इस तरह से जब ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये वाला लाइन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये रीजन जब हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इस लाइन से इस तरफ वाले रीजन का बात हो रहा है, यानी कि इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ और इस लाइन से इस तरफ, यानी ये वाला रीजन है ग्रीन वाला रीजन, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है प्रोसीजर। तो हमारे पास एलपीपी दिया हुआ रहेगा। अब एलपीपी में क्या क्या रहता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है जिसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास कंस्ट्रेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडर ईच कंस्ट्रेंट एज एन इक्वेशन। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हम लोग को सारे कंस्ट्रेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। अब देख लेते हैं, ये बात समझ लीजिए कि ग्राफिकल मेथड जो है दो ही वेरिएबल के लिए यूज हो सकता है। जब एलपीपी में x1 x2 या xy दो ही वेरिएबल हो तभी ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं, और जब दो वेरिएबल रहेगा तो इक्वेशन में लिखने पे दो वेरिएबल जैसे कुछ इस तरह से लीनियर, चूंकि लीनियर है हमारा, दो वेरिएबल और लीनियर है, कुछ ऐसा रहेगा कि 2x1 प्लस 5x2, या इस तरह से x1/2 प्लस x2 इस तरह से रहेगा। तो लाइन, वो जो लीनियर इक्वेशन होगा वो लाइन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ लाइन करस्पॉन्डिंग टू ईच इक्वेशन, जो भी कंस्ट्रेंट है जो इन इक्वलिटी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको लाइन के फॉर्म में आ जाएगा, उसको ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पे, ठीक है। फिर हम लोग फिजिबल रीजन निकालते हैं, और फिजिबल रीजन निकालने के बाद दो तरीका है ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहला मेथड है कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये बोलता है कि अगर आप कुछ फिजिबल रीजन मान लीजिए कि ये रीजन आ गया ओ ए बी सी इस तरह से, अगर ये फिजिबल रीजन है तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कोई वैल्यू निकालना है तो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा, ओ पे, ए पे या बी पे या सी पे, ठीक है। यानी कहता है कि कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलता है कि अगर आपके पास फिजिबल वैल्यू आ गया तो सारे कॉर्नर्स पे जेड का वैल्यू चेक कर लीजिए,
और उसके बाद जो भी मिनिमम मैक्सिमम जो भी बताना है उसमें से देख के आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम जेड का वैल्यू क्या होगा। मिनिमम भी कॉर्नर पे ही आएगा, मैक्सिमम भी कॉर्नर पे ही आएगा। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, अगर आपको पता चलता है कि सी पे भी वैल्यू वही आ रहा है, बी पे भी वही वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि सी से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है सब पे जेड का वैल्यू वही आएगा। ठीक है, इसको प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग तो ज्यादा स्पष्ट होगा। Solve the LPP by graphical method. Z is equals to 20x1 plus 10x2. चलिए इस सवाल को करते हैं। हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट है यानी x1 मोर देन और x2 मोर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि इधर x1 है, हम लोगों ने इधर x1 ले लिया है, इधर x2 यानी x1 मोर देन 0 यानी इस तरफ, x2 मोर देन 0 यानी इस तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सीधे सीधे समझिए। तीन इनइक्वालिटी है, सबसे पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देख सकते हैं आप कि तीनों लाइन है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ठीक है, ये है पहला लाइन 3x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 30। ये है आपका दूसरा वाला लाइन, ये है तीसरा वाला लाइन। ठीक है, अब लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। फिर जहां जहां इंटरसेक्ट करता है लाइन वो सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। फिर हमारा काम है कि फिजिबल रीजन निकालना। मैंने बता चुका हूँ फिजिबल रीजन कैसे निकलता है। तो यहाँ पे जो रेड कलर से कलर एरिया है वो है हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, अब फिजिबल रीजन आ गया तो हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके जेड का वैल्यू सारे कॉर्नर्स पे देखेंगे। तो जब ए पे देखते हैं तो 300 है, सी पे 260, बी पे 240। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा वो क्या है 20x1 प्लस 10x2। ठीक है, अब ए पे देख लीजिए, ए पे x2 x1 क्या है, x2 है 0, x1 है 15, तो x1 है 15, x2 है 0, तो 300 वैसे ही सारा वैल्यू निकाल लिया हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को अगर मिनिमाइजेशन निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो जेड मिनिमम क्या आ रहा है 240 एट द पॉइंट बी। बी पॉइंट पे x1 x2 का वैल्यू क्या है 6 और 12। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये एलपीपी सॉल्व हो गया। मिनिमम जो हमारा जेड का वैल्यू आता है वो है 240 किस पॉइंट पे 612 पॉइंट पे। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यह है 5x1 प्लस 6x2। यहाँ पे भी तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वही तरीका है। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रेंट को इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 50, उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 50। अब मोर देन 50 बोल रहा है यानी ये वाला रीजन अभी आ रहा है, जो हम लोग जो रीजन कंसीडर करना है वो ये वाला है। फिर है x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला लाइन है, तो इसमें क्या लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया का बात कर रहा है अभी। फिर है 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 100 है। ठीक है, तो ये वाला लाइन है ये, यानी कुल मिला के हमारे पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन इस वाले एरिया की तरफ डिनोट कर रहा है, ये दोनों लाइन मिलके इस वाले एरिया की तरफ डिनोट कर रहा है। तो इस एरिया और इस एरिया में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि कोई भी फिजिबल पॉइंट हम लोग को मिलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। तीनों लाइन ड्रॉ किए, तीनों इन इक्वलिटी का जो रीजन है उसको हम लोग देखते हैं, और तीनों में जो कॉमन रीजन आता है वो हमारा रीजन होता है फिजिबल सॉल्यूशन का। तो ये दोनों लाइन को, इन दोनों लाइन से ये वाला रीजन आता है, इस वाले लाइन से ये वाला रीजन आता है। ये रीजन और ये रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ है ही नहीं। ठीक है, there is no value of x1 x2 satisfying all constraints of the problem
ऐसा x1 x2 कोई भी पॉइंट नहीं है जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इस एलपीपी का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नॉट फिजिबल, कोई फिजिबल पॉइंट मिला ही नहीं हम लोग को। वैसे ही एक और सवाल है, इसमें कंस्ट्रेंट है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब x1 माइनस x2 ये लाइन है, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 1। अब लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी इस लाइन के इस तरफ वाले रीजन का बात हो रहा है। ठीक है, फिर है x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल्स टू 3। अब ये है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3, मोर देन इक्वल्स टू 3 यानी इस लाइन के इस तरफ, यानी दोनों के बीच में ये वाला रीजन कॉमन है, लेकिन इसका भी कोई यहाँ पे कॉमन रीजन तो आया, लेकिन इसमें फाइनाइट नहीं है, ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ फिजिबल रीजन तो है, लेकिन मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है फिजिबल रीजन, इसलिए बोल सकते हैं कि इसका जो जेड का जो मैक्स हो जाएगा वो नॉट फाइनाइट। अब इसमें नो सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन का हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। फिजिबल जो रीजन है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है, इसलिए सॉल्यूशन का हम लोग पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये केस हो गया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, यहाँ पे वही है। अब x1 लेस देन इक्वल्स टू 3, ये है x1 इज इक्वल्स टू 3, लेस देन इक्वल्स टू 3 यानी इसके इस तरफ वाला रीजन। फिर है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये है x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी इस वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फिर रीजन कॉमन तो कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें इनफाइनाइट तक हो जाता है, कोई लिमिटेड कॉर्नर हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये तो कहीं पे भी ऊपर तक कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड का वैल्यू पता नहीं कर सकते। नो सॉल्यूशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, जेड का वैल्यू आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, एक और सवाल यहाँ देख लीजिए, यहाँ x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू -1, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 1 लेने पे ये आ जाएगा ये वाला लाइन। ठीक है, और इसका रीजन आ जाता है इस तरफ, लाइन के इस तरफ का रीजन, और एक लाइन है एक माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये वाला लाइन है, इसमें रीजन आ जाता है इस तरफ। अब दोनों रीजन में कोई भी तो कॉमन रीजन तो है नहीं, तो इसका कोई भी ऐसा x1 x2 पॉइंट नहीं है जो दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आता है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो सारे कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे जेड दिया हुआ है, दो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये एक कंस्ट्रेंट है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। ठीक है, फिर वही करते हैं, जो भी है उसका फिजिबल रीजन निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फिजिबल रीजन ये आता है, यानी कि इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ये तो कहीं तक जा सकता है फिजिबल रीजन, कहीं कॉर्नर नहीं आ रहा है इधर, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पे अनबाउंडेड हो जाएगा। फिर एक ये प्रॉब्लम है, देख लीजिए, ये है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये है, ये तीनों कांस्टेंट है, ये तो नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिजिबल रीजन जैसा कि मैंने बताया है वैसे आप निकाल सकते हैं। ये आ जाता है अपना फिजिबल रीजन, यहाँ पे देख सकते हैं कि बाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं है, इसमें कॉर्नर है ओ ए सी बी, यही चार कॉर्नर है इसमें, इसमें नहीं बोल सकते हैं कि अनबाउंडेड है या फिर कोई सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जेड मैक्स निकालने के लिए चारों कॉर्नर्स पे जेड का वैल्यू निकालते हैं। ये है 0 0 0 0 पे हो जाएगा जेड का वैल्यू 0, वैसे ही ए पे है 50, बी पे है 45, सी पे है 55। यहाँ से हम लोग फाइनली लिख सकते हैं सो आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 55 एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसी तरह है 8वां सवाल, चार कंस्टेंट्स हैं और एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट x1 x2 मोर देन इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब एक बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सारे टू वेरिएबल वाले हैं। टू वेरिएबल से ज्यादा, अगर वेरिएबल टू से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं होगा, फिर इसके लिए सिंप्लेक्स मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिजिबल रीजन निकालना है, आप लोग खुद से कीजिएगा। तो इस तरह से ये वाला रीजन आ जाता है, फिजिबल रीजन। ठीक है। पहले जैसा कि हम लोग उधर देख चुके हैं प्रोसीजर कैसे निकालते हैं, पहले इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, लाइन सब ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। ठीक है। जो भी पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सब निकालते हैं, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा कौन कौन लाइन। ठीक है। उसके बाद जो भी कॉर्नर्स आते हैं उस पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके जितने भी कॉर्नर्स है, जैसे यहाँ पे एक दो दो तीन चार पाँच, पांच कॉर्नर है तो पांचों कॉर्नर पे जेड का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। ए पे निकाल लिया, बी पे निकाल लिया, सी पे निकाल लिया। ठीक है। यहाँ पे इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे सारे पॉइंट्स पे यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है। मैक्सिमम जेड का वैल्यू किस पॉइंट पे आता है, जिस भी पॉइंट पे आ जाएगा वही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो दो वेरिएबल जो था उसके लिए जो सिंप्लेक्स सॉरी ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इससे आगे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे कि दो से ज्यादा वेरिएबल हो तो उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे, उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी है, फिर सिंप्लेक्स मेथड है, उसमें बीगम मेथड है, ये सब है। जो भी है आगे उसको देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और अगर कोई शिकायत या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।